दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौरभ सिविल एकेडमी में। तो आज हम लोग सामान्य हिंदी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ बीईओ और उत्तर प्रदेश में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वर्णमाला। ठीक, तो हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। देखिए, आपने YouTube में बहुत से वीडियो देखे होंगे जो पढ़ाते होंगे आपको, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाते होंगे और तरह तरह के बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाते होंगे। लेकिन अब आप मेरा पढ़ के देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें लिख लिख के पढ़ाऊँगा। और जो भी मेरा वीडियो देखें स्टूडेंट्स, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वे सब भी नोट्स बनाते चले मेरे साथ। पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड होगी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक प्रिंटेबल फॉर्मेट पीडीएफ प्रोवाइड होगा। आप चाहे तो उसका पीडीएफ भी निकाल के रख सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट रहेगी, सजेशन रहेगी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए आपको पेन प्लस कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप पेन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप हिंदी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्री परीक्षा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से 20 क्वेश्चन सही करेंगे। आरओ एआरओ में अगर 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो आराम से हिंदी में आपके 55 प्लस आएंगे। ठीक, और जो मुख्य परीक्षा होती है आपकी उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा, उसमें भी आप आराम से 125 20 प्लस से 125 प्लस आराम से अटेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ पहले तो जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ें लिख के पढ़ाऊँगा आपको, कोई भी आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊँगा। आप मेरे साथ लिखिए, नोट्स बढ़ाइए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़िए आप। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर वर्णमाला का। ठीक, देखिए, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रथम चैप्टर वर्णमाला, ये पहली बात तो हिंदी का फाउंडेशनल चैप्टर है। मतलब ये हिंदी का एक बेस चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला को अगर हम तोड़ें तो वर्ण प्लस माला। ठीक, माला मतलब क्या होता है? समूह। माला मतलब क्या होता है? समूह। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमागत समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के क्रमागत समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मतलब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? जो भी हम वर्ण पढ़ेंगे, अक्षर पढ़ेंगे, इनके जो क्रमागत समूह, मतलब कैसे कौन वर्ण आएगा, कौन पहले कौन बाद, और उनका अर्थ क्या निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक, अच्छा, ठीक। तो एक बहुत ही हिंदी के बहुत ही महानतम विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? मूल ध्वनि। आप सब भी ऐसे ही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप सब भी नोट्स बनाते रहिए। आपकी हिंदी की एक ऐसी परफेक्ट नोट्स बनेगी, आप अपने किसी भी साथी,
जिसने कहीं भी कोचिंग की होगी, कहीं भी नोट्स बनाए होंगे, आप उनसे नोट्स टैली कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आपकी सबसे अच्छी नोट्स बनेगी। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी मूलध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए, जैसे सवेरा, हमने क्या लिखा? सवेरा। ठीक, अगर आप सवेरा को लिख रहे हैं तो जैसे सा लिखेंगे तो क्या हो गया? सा धन आ। ठीक, वा लिखे, वा को आप लिखे वा धन ए। अब देखिए, इस सा के आप टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। इस सा के आ के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। इस वा के टुकड़े कर सकते हैं आप? नहीं। इस एक एक कर सकते हैं? इस एक एक टुकड़े से आ प्लस ई होता है। ठीक, हो गया, आ ई हो गया। अब इसके टुकड़े आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसी मूलध्वनि जिनके हम दोबारा टुकड़े नहीं कर सकते तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वर्ण कहते हैं। अगर आप एक ट्रिक के तौर पे देखना चाहें तो ट्रिक के तौर पे आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यंजन व्यंजन जिनमें क्या लगा हो? हलंत लगा हो। में क्या लगा हो? हलंत लगा हो, तो उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अच्छा, या सभी स्वर। सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो हमने इसमें क्या सीखा कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते मूल ध्वनि, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे स, आ, व, ए। ठीक, या सभी व्यंजन और सभी स्वर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अच्छा, ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अक्षर। ठीक, अक्षर क्या होता है? ठीक, तो अक्षर क्या होता है कि अ प्लस क्षर, अर्थात क्या कहेंगे? आ मतलब नहीं। आ मतलब क्या होता है? नहीं। क्षर मतलब क्षरण, जिसका क्षरण नहीं हो सकता उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अर्थात पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन और सभी स्वर, सभी स्वर। ठीक है, जिनका क्षरण नहीं हो सकता और पूरा व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, अगर वर्णमाला शब्द की बात करें, वर्णमाला, तो वर्णमाला शब्द जो है एक यौगिक शब्द है। क्या शब्द है? यौगिक, यौगिक शब्द है। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं जो तीन तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये कैसे शब्द होते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जिसने हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी होगी वो व्यक्ति भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। आप मेरे साथ हिंदी पढ़ते जाइए, आपकी हिंदी की सारी शुद्धता भी अच्छी हो जाएगी और आप किसी भी परीक्षा में बैठे हैं आपसे हिंदी गलत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर अर्थ नहीं रह जाता। नहीं रह जाता। रह जाता मतलब कि अगर हम इन शब्दों का खंडन कर दे तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, उदाहरण के रूप में, जैसे आम। आम शब्द का अर्थ निकल रहा है कि हम लोग जानते हैं आम क्या है? एक फल है। आम क्या है? एक फल है। आप सब लोगों ने बचपन में बनाया होगा ड्राइंग में। आम क्या है? एक फल है। लेकिन हम इस आम को अगर तोड़ दें, आ और माँ को अलग अलग हम तोड़ दें, तो क्या आ का कोई अर्थ है? माँ का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा अलग होने पे। तो ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पे इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक नहीं, यौगिक, यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द। ठीक, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो रूढ़ शब्द मिलाकर, तो मिलाकर मतलब अगर हम दो रूढ़ शब्द को मिला दें, उनसे जो शब्द बनेगा उनको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अगर उदाहरण के रूप में ले लिया जाए, जैसे एक शब्द हो गया दूध। अब देखिए, दूध आपका रूढ़ शब्द है कि नहीं है? अलग करेंगे तो दू का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, दा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अच्छा, एक शब्द हम ले ले दूध, एक शब्द ले ले अलग से हम वाला, तो वाला में भी रूढ़ शब्द है, क्योंकि देखिए वाह को अलग करिए, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा आपका। ठीक, ला को अलग करेंगे तो कोई शब्द नहीं रह जाएगा। लेकिन आप इन दो रूढ़ शब्दों को अगर मिला देंगे तो इस शब्द बनेगा दूध वाला। दूध वाला, तो दूध वाला आपका एक स्पेसिफिक अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक दूध वाला एक विशेष अर्थ दे रहा है, मतलब दूध लाने वाला। तो ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों को मिला के बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम एक यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, और तीसरा हमारा क्या है? योग ऋण शब्द। तीसरा हमारा क्या है? योग ऋण शब्द। दोनों रूढ़ शब्द मिला के मिलाकर एक यौगिक शब्द बने। यौगिक शब्द बने। ठीक, मतलब कि हम दो रूढ़ शब्द मिला दें, एक यौगिक शब्द बने। लेकिन जो यौगिक शब्द बनेगा वो यौगिक शब्द एक अलग अर्थ दे। जो यौगिक शब्द बनेगा, यौगिक शब्द जो बनेगा वो अलग अर्थ दे। ठीक, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा एक, ठीक, अब देखिए ये एक है, ये आपका क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक ना? एक हमने ले लिया दंत। ठीक, ये भी अलग से क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ाऊंगा एक एक बिल्कुल तोड़ तोड़ के आप पढ़िए, एकदम हिंदी को समझते हुए पढ़िए। हिंदी आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ बन जाएगी, सबसे आसान विषय। और सेकेंडरी चीज़ ये मैं कह रहा हूँ, सबसे आसान विषय है। कम समय में आप इसको कंप्लीट करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। सिलेक्शन की दहलीज पे ये एक सबसे अच्छा काम करता है। मिला के एक शब्द बना, यौगिक शब्द क्या बना? एक दंत। ठीक, ये एक यौगिक शब्द हो गया, लेकिन ये एक अर्थ दे रहा है एक दंत, अर्थात भगवान गणेश। क्या दे रहा है? गणेश। तो भगवान गणेश को ये संबोधित कर रहा है। ठीक, तो ऐसे शब्द दो जो रूढ़ शब्द मिलाकर एक यौगिक शब्द बने, लेकिन जो एक यौगिक शब्द बनेगा वो एक अलग अर्थ देगा, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, चलिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं वर्ण विन्यास। ठीक, आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, जैसे अभी आर ओ की वैकेंसी आने वाली, उसके लिए भी तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि सब मैं पढ़ाऊंगा। आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी होगी। हिंदी में मैं आपको चैलेंज साथ कहता हूँ कि आपके आराम से 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। ठीक, चलिए। व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से बने शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। मतलब कि वर्ण विन्यास क्या होता है? कि व्याकरण, आप ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए, आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे, और आप नोट्स किसी से भी टैली करिएगा क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स रहेंगे। व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें
वर्णों के किसकी बात होती है? एक होती है आकार, ठीक, दूसरी बात होती है भेद, तीसरी बात होती है उच्चारण, चौथी बात होती है उनके मेल से बने शब्द। के मेल से बने शब्द बनाने के नियमों के निरूपण होता है। मतलब कि जो हम बनाते हैं, मतलब हम आकार, भेद, उच्चारण या उनके में जो शब्द बनाते हैं, उनके जो नियम होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास कहते हैं। आकार का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम का लिखे, हमने आ लिखा, हमने खा लिखा, ठीक, हमने घा लिखा, तो हम ये कैसे लिख रहे हैं, उस आकार, पहली चीज़ उनको लिखने का तरीका, उनका भेद, भेद अर्थात स्वर हैं, वो व्यंजन हैं, ठीक। अच्छा, उच्चारण, उच्चारण में जैसे कहते हैं कि हम दंत कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम जो जीवा से होते हैं, ठीक, ठीक, मूर्धन्य होते हैं, तो मतलब उनका उच्चारण जहाँ से हो रहा है, जैसे कंठ से हो रहा है, ठीक, तो उसके उच्चारण प्लस उनके मेल से बने। मेल मतलब क्या हो गया? उनके मेल से बनने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा राम धन आयन, ठीक। अब जो इन शब्दों के बनाने का जो नियम है, हम कैसे शब्द को बनाएंगे? रा, यहाँ लिखेंगे मा, आ, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं? बड़ा आ या न, ठीक, लिखेंगे। तो ये रा मा आयन, तो रामायन, ठीक। तो इनको बनाने का जो नियम है, उसके जो तरीके हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को वर्ण विन्यास कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि उस भाग को कैसे वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, उनके मेल से बने शब्दों को बनाने का निरूपण जो होता है, मतलब तरीका जो होता है, निरूपण मीन्स तरीका जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक, ध्वनि। छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, ठीक। अगर हम लिखित रूप में लिखें तो क्या है? वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, ठीक। और अलिखित रूप में लिखें तो क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक। अलिखित इकाई क्या है सबसे छोटी? वो ध्वनि है। लिखित इकाई क्या है? वर्ण और अक्षर है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर क्या कहते हैं सी सेट, मेनली सी सेट में भी पूछता है भाषा के बारे में। सी सेट जो होता है जीएस पेपर 2 यूपीपीसीएस का, ठीक। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की अलिखित क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक। ध्वनि। और लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण या अक्षर होती है। और अगर इसका अर्थ निकले, अर्थ निकले तो वो क्या होती है? शब्द होती है, ठीक है। वर्ण अक्षर से मतलब क, ख, अगर लिखेंगे तो ये रहेगा। अगर हम बोल रहे हैं क, तो ध्वनि के रूप में बोल, सबसे यही हो गई, ध्वनि हो गई हमारी खा, ठीक है। और अर्थ निकले उसका, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, ठीक है, तो ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अगर इसको हम समराइज करें तो ध्वनि, ध्वनि क्या हो गई? ये हमारी अलिखित हो गई, अलिखित हो गई, ठीक। अगर वर्ण अक्षर की बात करें, ये क्या हो गई? हमारी लिखित हो गई। और अगर हम
अर्थ की बात करें तो अर्थ अगर निकले तो उसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे शब्द हो गई। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। तो क्वेश्चंस के रूप में भी याद रखिएगा, एक जैसे अलिखित इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण अक्षर, अर्थ निकले छोटी इकाई शब्द हो गई, और चौथी सब अगर बड़ी इकाई पूछा जाए तो क्या हो गई आपकी, वाक्य हो गई। क्या हो गई, वाक्य हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी @सौरभ सिविल एकेडमी पर। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको सब उसी पे मिल जाएंगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आपको पर डे इसमें मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स के लेक्चर धीरे धीरे इसमें अपलोड होते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप इसके लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं वर्ड। ठीक, तो वर्ण में हमने बताया था दो भाग में है, एक है स्वर और दूसरे हैं क्या है, व्यंजन। ठीक, स्वर क्या होते हैं, स्वर को पहली बात तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन अच कहते हैं संस्कृत में, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। किसमें, संस्कृत भाषा में। संस्कृत में क्या कहते हैं, स्वर को अच बोलते हैं, देखिए कितने भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, लेकिन आपको इस तरह से लिख के कोई यूट्यूब चैनल में नहीं पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हो इतने डिटेल्स से कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक, संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको अच कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्वर क्या होते हैं, स्वयं उच्चरित होने वाला वर्ण। ठीक, मतलब जिसको उच्चरित होने के लिए किसी की भी सहायता की जरूरत ना पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, और बाकी यहाँ पे री भी, री। ठीक, तो जो स्वयं उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और तो व्यंजन किनको कहते हैं, तो जो स्वर की सहायता से, स्वरों की सहायता से, सहायता से उच्चरित होने वाला वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे आपने लिखा का, तो का तो का ऐसे पढ़ते हैं का, तो इसमें व्यंजन की सहायता, स्वर की सहायता आई कि नहीं आई। ठीक, ख, ठीक, हुई कि नहीं। तो जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की जरूरत पड़े उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्वरों के प्रकार पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ ऐसे ही नोट्स बनाइए। ठीक है ना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो बच्चे नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, बाकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आज इसमें डाल दूंगा। ठीक है ना, स्वरों के प्रकार।
तो स्वरों के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक, एक आपका होता है प्लुत स्वर। ठीक, तो स्वरों के कितने प्रकार हो गए आपके? तीन प्रकार हो गए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है, अगर हम थोड़ा बेसिक पे ध्यान दें तो आपने, थोड़ा बेसिक पे चलते हैं हम, इनको चलने के पहले थोड़ा आपको हम बेसिक पे ले चलते हैं। अगर बेसिक पे देखा जाए तो आपने काका काका पढ़ा होगा, तो उसमें अगर स्वरों की बात करें तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद क्या करते हैं? ऊ, छोटा ऊ इसको बोलते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद री, ठीक, इसके बाद ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ। ठीक, इतना तक आपने पढ़ा होगा स्वर होते हैं। और एक आप लोग ये पढ़ते होंगे अंग आहा, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, अंग आहा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों होते हैं अंग और आहा होते हैं, इनको अयोगवाह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह ना तो स्वर हैं, स्वर हैं, ना तो व्यंजन। मैं क्या चाह रहा हूं कि इन तीनों के प्रकार बताने से पहले थोड़ा आपको स्वर के बारे में और बेसिक बता दे रहा हूं, ताकि अब आगे पढ़े तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है ना? व्यंजन, व्यंजन है ना कि स्वर है। ठीक है। अच्छा, अयोग, आ के योग से बनने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। मैंने बताया जस्ट कि आ के योग से बनने वाले शब्द हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। जिसमें जो हमारा अंग है, अंग, इसका जो प्रयोग होता है, प्रयोग, इसका प्रयोग पंचमाक्षर की तरह होता है, पंचमाक्षर की तरह होता है। अच्छा, पंचमाक्षर क्या है? चलिए आपको पंचमाक्षर पहले बता दें, पंचमाक्षर क्या होता है, इसका नियम क्या कहता है। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, इतनी डिटेल्स में हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, पंचमाक्षर, इसके पहले हम आपको थोड़ा, अगर और बेसिक पे चलें तो आपने का वर्ग में देखा होगा, का वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा में बिंदी यहाँ पर होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चा वर्ग। देखिए, बनाने का तरीका भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे अक्षर गलत बोल देते। का से चा, चा, छा में यहाँ गोला, छ, ज, झ, इया। आपने इया पढ़ा हो ना, इया मने कुछ नहीं। ठीक, जैसे जैसे मैं हिंदी के अक्षर बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको स्टार्टिंग में, वन विन्यास क्या कहता है, कैसे आकार होना चाहिए शब्दों का। ट, ठ, ड, ढ, ढ, अड़ा, ता वर्ग, त, थ। देखिए यहाँ पर लाइन यहाँ से खींची जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त, थ, त,
ध, देखिए यहाँ से लाइन ना, ठीक है ना, फिर प वर्ग, प फ प फ ब प फ ब भ, देखिए भा में यहाँ से लाइन, माँ में पूरी लाइन, ठीक है माँ। तो इसका जो पांचवा अक्षर होता है इसी को पंचम अक्षर बोलते हैं। मीन्स कि पंचमाक्षर क्या हुआ, अगर कोई बोले आपसे कि पंचमाक्षर क्या हुआ, तो क्या हुआ, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये आपके क्या हो गए, ये आपके पंचमाक्षर हो गए। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनका उपयोग कैसे करते हैं पंचमाक्षर का प्रयोग, ठीक, तो आप इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि पंचमाक्षर में अंक के बदले वर्ण का अंतिम पंचमाक्षर में ऐसे यहाँ लिख लीजिए आप, पंचमाक्षर में अंक के बदले वर्ग का अंतिम वर्ण, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डिफिनेशन है, वर्ण अंगा, इया, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे लें, जैसे आप लिखते होंगे गंगा, गंगा लिखते हैं कि नहीं, तो गंगा आया, तो गंगा में क्या हुआ कि आप अंक की बिंदी लगाए हैं, अंक की बिंदी आपने लगाई है ना, अनुस्वार, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गंगा, आपने लिखा देखा भी होगा। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे पंचम अक्षर का यूज कर लिया, मैं आपको फिर से लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक, क, अब देखिए आधा अक्षर इसका मतलब आधा होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अंगा, ऐसे गंगा लिख सकते हैं, ऐसे गंगा आपने लिखा देखा भी होगा। ठीक है, तो पंचम अक्षर का यही मतलब होता है कि आप उसको जो है अंग के स्थान पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। चलिए, तो पंचमाक्षर का यही नियम करता है कि अनुस्वार का उच्चारण किसी भी तरह किया जा सकता है। अच्छा, और जो विसर्ग होता है आहा, ये है ना विसर्ग, इसका उच्चारण आप हा की तरह करते हैं। हा को क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, काकल्य। काकल्य क्यों कहते हैं, क्योंकि हा का उच्चारण जो है कंठ से होता है, यहाँ लिख लीजिए चाहे आप, हा का उच्चारण किसकी तरह होता है, उच्चारण कंठ से होता है, उच्चारण लिख दिया मैंने, उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। ठीक है ना, इसे लगाता नहीं आहा, आप बोलिए आहा, ऐसे बोलते नहीं, आहा, आहा, ठीक, बोलते हैं कि नहीं बोलते यार, निह, निह, तो ये हा निकलता है ना, तो इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ से होता है। तो विसर्ग हा, अह का उच्चारण व्यंजन वर्ण काकल्य व्यंजन के समान होता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को ना तो स्वर में स्थान प्राप्त नहीं है, अतः इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी है, तो मैंने बताया ना इनको अयोगवाह कहते हैं। अंग अथवा आह में हिंदी भाषा प्रयोग प्रारंभ नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर देखा जाए तो कोई भी हिंदी में कोई भी शब्दों का उच्चारण जो है अंग या आहा से शुरू नहीं होता। आप देख भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल गंगा का दिया था ना, देखिए बाद में ही हुआ ना, अगर पंचमाक्षर रखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों नहीं हो सकता, होगा ना। ठीक है, इसी वजह से ऐसा नहीं होता। ठीक है ना,
अब अगर हम स्वरों की संख्या देख लें, स्वरों संख्या कितनी हो गई हमारी, अगर हम देखें इसमें, अगर नोट डाउन फिर से कर लिया जाए, अ आ इ ई उ उ री ए ऐ ओ औ। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट में बताएंगे तभी मैं जान पाऊंगा कि चीज़ें मैं कितना और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कितना और आगे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मात्रा के आधार वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। 3 3 6 3 9 2 11, कितनी हो गई, 11 हो गई। लेकिन अगर हम मात्रा के आधार पर देखें, मात्रा के आधार पर, देखिए आपको ये पता है ये तो मात्रा है नहीं, ये मात्रा तो है नहीं, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो मात्रा के आधार पर कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आचार्य कांता प्रसाद जी कहते हैं कि टोटल जो है, मतलब कि स्वरों की संख्या क्या है, 10 है। कैसे कहते हैं कि जो री है, री का अगर हम उच्चारण करें तो री का उच्चारण क्या होता है, रा प्लस ई होता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होगी, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होगी, संख्या 10 होगी। ठीक है, तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। किसके अनुसार, आचार्य कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। गुरु के अनुसार, ठीक है ना। तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं कि शुद्ध स्वरों की संख्या क्या है, 10। अगर एग्जाम से आपसे पूछे कि कुल स्वरों की संख्या, 11। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10। कैसे है, मैंने आपको बता दिया, आ की कोई मात्रा होती नहीं, बाकी सब में देखिए मात्रा होती है ना, जब हम लगाते हैं बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ। ठीक है, री की मात्रा ऐसे लगाते हैं आप लोग, ए, ए, ओ, और लगाते हैं ना मात्रा, तो मात्रा कितने, आखिर तो कोई मात्रा आई नहीं, तो मात्रा आधार पर 10 हो गई। और शुद्ध स्वरों संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, आचार्य कांता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया पूरा कि स्वर क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, पूरे वर्णमाला का हमने पूरा अच्छे से पढ़ा, हिंदी वर्णमाला का पूरा, कि ध्वनि के अनुसार क्या कैसे स्वरों की संख्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अक्षर क्या होता है, यौगिक रूढ़ शब्द क्या होता है। फिर हमने देखा कि योगरूढ़ शब्द वन विन्यास क्या होता है, हमने इसको पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, अक्षर, वाक्य, ये सब क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ण स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये पढ़ा हमने। इसके बाद हमने ये देखा कि स्वरों के प्रकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया, आ इ ई उ बताया, अंग आहा पंच बताया, पंचमाक्षर का हमने आपको प्रयोग बताया। ठीक है ना, कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, कैसे उनका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, ये बताया। ठीक है ना। उसके बाद हमने उसके बाद आपको हमने बताया, क्या कहते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आ- आचार्य कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, उत्पत्ति का मात्रा काल के अनुसार, मतलब कि बोलने में कितना क्या समय लगता है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको ये, और इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा पड़ेगा। बाकी उसके बाद सारे चैप्टर आपको अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपने चैनल, हमारे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी लगे तो भी बताइएगा। बाकी आपसे मैं बार बार कहूँगा
एक प्लेन पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए स्पायरल वाली, उस पर आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको चीज़ें जो हैं और क्लियर आउट होंगी। ठीक है, जो भी आपके सजेशन उसमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।